Hello and welcome to Clipboard Education. Today we will discuss chapter 16th of class 8th NCERT Science. The name of the chapter is Light. प्रकाश पढ़ेंगे चैप्टर 16 क्लास 8वीं NCERT का. चलिए स्टार्ट करते हैं. What makes things visible? हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं? केवल हमारे पास जो भी हमें आंखों में ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास आंखें इसलिए हमें दिखाई देते हैं. नहीं, हम अंधेरे में क्या होता है कि अंधेरे में भी तो हमारे पास आंखें हैं, फिर भी हम नहीं देख पाते. रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? केवल आंखें आपके पास हैं, हमारे सब लोगों के पास आंखें हैं, फिर भी हम रात में नहीं देख पाते हैं, और जबकि हम दिन में देखते हैं सारी चीजें. सो आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. हम आंखें हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें हमेशा सब देख पाए, अंधेरे में नहीं देख पाते. सो सबसे पहले किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले तो आइज होनी चाहिए. इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. आंखें ठीक है हमारे पास, फिर भी यदि हमें कोई चीज देखनी है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए. द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट. जो प्रकाश है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा एमिट हो सकता है या रिफ्लेक्ट हो सकता है. जैसे सूर्य है वो अपना खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, हमें दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा भी हमें दिखाई देता है. वो जबकि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो क्या करता है, वो केवल रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो किसी भी वस्तु हमारी आंखों तभी देख पाएंगे किसी भी वस्तु को, या तो वो खुद लाइट को एमिट करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे. और अंधेरे में क्या होता है, रात में क्या होता है, जैसे हम किसी अंधेरी जगह पे हैं तो हमारे पास हमारी आंखें काम कर रही हैं, बट जो ऑब्जेक्ट है ना तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और ना ही इमिट कर रहा है, तो हमें नहीं दिखाई देता है. अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. यदि मैं कहूं दर्पण क्या है, एक तो पॉलिश की हुई सतह, शाइनी सरफेस दर्पण का काम कर सकती है. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. और एक दर्पण क्या करता है, एक जो दर्पण है वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को मोड़ देता है. जैसे अभी हम आगे जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो भी इंसिडेंट रे है, जो भी आपतित किरण है, और जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, दोनों 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. जो मिरर होता है वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है. आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानेंगे. सबसे पहला जो लॉ है वो है द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण. जो भी प्रकाश किरण है जो भी किसी सरफेस पर जब पहुंचती है तो उसको आपतित किरण इंसिडेंट रे कहा जाता है. द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. और सरफेस से टकराने के बाद जो भी किरण वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरण कहा जाता है. अब हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आगे जानेंगे. हम एक नॉर्मल खींचते हैं. नॉर्मल किस लिए? क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है वो नॉर्मल से ही काउंट किया जाता है. और हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है कि इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले नॉर्मल कैसे खींचेंगे. वी ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as normal to the reflecting surface at that point. जहां पे भी जो इंसिडेंट रे है जो मिरर से जो भी टच कर रही थी वहां पे हम मिरर से एक 90 डिग्री का एंगल मेजर करके लाइन खींच देंगे. और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और पहला रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सो दिस इज द वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आगे देखते हैं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और ये दूसरा रूल था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. यदि दूसरा रूल पूछा जाए तो इसमें इंसिडेंट रे जो भी नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वो सभी एक ही एंगल पर
मिलती हैं। आगे देखते हैं, एन इमेज फॉर्म्ड बाई अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें जो बाई चीज होती है वो मिरर में दाईं ओर दिखाई देती है और जो दाईं है वो बाएं दिखाई देती है। इसको कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। जब भी आप खुद के सेल्फी कैमरा से सेल्फी खींचें तो आपका जो पेन यदि बाईं पॉकेट में डला हुआ है तो आपको जो इमेज कैप्चर करने के बाद आप मोबाइल में देखोगे तो उस इमेज में दाईं ओर डला होगा। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये कैसे होता है? ये मिरर की रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अब हम जानते हैं, जैसे एक आगे बढ़ते पहले, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection। देखिए, सबसे पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन जानते हैं। जैसे जो भी इंसिडेंट रेज हैं वो सरफेस से टकरा रही हैं, फिर वो यहाँ पे यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे तो रिफ्लेक्टेड रे हम बना सकते हैं। यहाँ पे भी सारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएंगी। लेकिन यदि सरफेस ऐसा है, सरफेस जिगजैग वे में है, इरेगुलर सरफेस है, क्या तभी भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा? बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा। हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे। जैसे केवल इतना, ये जो प्लेन है, जो पहली रे है इंसिडेंट रे, इसका जो प्लेन है सरफेस है, इस पे नॉर्मल बनाएंगे, इसके लिए अलग नॉर्मल बनेगा और फिर हम इसी से रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। इस प्रकार हम सभी जगह इस सरफेस के लिए अलग नॉर्मल बनेगा, इसके लिए अलग नॉर्मल, इसके लिए अलग नॉर्मल, इसके लिए अलग, और इन सब के लिए भी अलग अलग बनेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी रिफ्लेक्शन होता है इसको डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, क्योंकि जो भी सरफेस है वो इरेगुलर है, रफ है। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो परावर्तन के नियम है वो फेल नहीं हो रहे हैं। इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि हमारा सरफेस रफ है इसलिए रेखाएं अलग अलग बन रही हैं। और यदि रेगुलर सरफेस है जैसे इस प्रकार है तो हमें केवल एक ही नॉर्मल ड्रॉ करना है और हर एक जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तरीका इसका यही होता है कि नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल देखें और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उतना ही एंगल होना चाहिए और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दें। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन हमारी जो जनरली इमेजेस बनती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण बनती हैं। अब देखते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे चंद्रमा। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और कुछ ऐसी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज द सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक लैंप। ये सारी जैसी चीजें हैं, जैसे सूरज हो गया, आग हो गई, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, ये तो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, दैट इज हाउ वी सी देम। मैंने बताया था कि केवल आंखें ही नहीं दिखती हैं, आंखें होने से नहीं हम कोई चीज देख पाते हैं। उस वस्तु से प्रकाश या तो वो उत्सर्जित कर रही हो या उससे रिफ्लेक्टेड हो रहा हो, जब वो रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, इनको कहते हैं कि प्रदीप्त, और ल्यूमिनस माने जो खुद से उत्सर्जित करें। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। हमेशा क्या होता है, सबमेराइन में हमें यदि सरफेस में देखना है, सबमेराइन के अंदर है, तो एक पेरिस्कोप नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें क्या करते हैं, दो जगह एंगल्स लगाए जाते हैं। दो जगह एंगल्स पे पेरिस्कोप में क्या होता है, जो दो जगह मिरर सेट किए जाते हैं, दो एंगल्स पे हम यहां से देखते हैं। जो भी सबसे पहले इमेज बनी है वो इस वाले मिरर से टकराएगी, मिरर इसको भेजेगा 90 डिग्री पे, नीचे वाला जो मिरर है वो इसको भेजेगा हमारी आंख तक। तो इस प्रकार पेरिस्कोप काम करता है। सबमेराइन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, पनडुब्बियों में। आगे जानते हैं, द आइडियाज ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर प्लेस्ड एट एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन कलाइडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। एक कलाइडोस्कोप होता है, कलाइडोस्कोप एक यंत्र है जिसमें आप तरह तरह की रंगीन रंगीन आकृतियां देखते हो। उसमें बहुत से मिरर्स लगे होते हैं, एक दूसरे के एंगल पर लगे होते हैं। जैसे कोई भी उसमें सामने जो अपने
एक सीनरी लगा दी, छोटी सी कोई गेंद रख दी, तो कई गेंदें दिखेंगी, हमें बहुत से तरह तरह के पैटर्न्स दिखेंगे। तो कैलेडोस्कोप में बहुत से ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। उसका रीजन यही है कि उसमें मिरर्स होते हैं एक दूसरे के एंगल पर लगे हुए, जिससे एक मिरर से कोई चीज रिफ्लेक्टेड हुई वो दूसरे में जाएगी, दूसरे से फिर तीसरे में जाएगी, और ऐसे एक दूसरे से चूंकि एंगल्स पे है मिरर, तो बहुत से पैटर्न्स बन जाते हैं। और हमेशा याद रखना है कैलेडोस्कोप में हर बार एक नया पैटर्न बनता है, ऐसा नहीं कि पुराना पैटर्न दिखेगा। और बहुत से जो भी आर्किटेक्ट होते हैं वो कैलेडोस्कोप के पैटर्न्स की मदद लेते हैं अपनी ड्राइंग्स में। सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं आगे जानते हैं, 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं। स्प्लिटिंग लाइट इनटू कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यदि प्रकाश का अपने जो भी ओरिजिनल कलर्स हैं उसमें डिवाइड होना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। रेनबो में हम देख सकते हैं कि जब डिस्पर्शन होता है, जब पानी बरस के थोड़ा धूप निकलती है, तो पानी बरसने के बाद जब बारिश के बाद हम देखते हैं तो धूप जो निकलती है उसमें रेनबो हमें दिखाई देता है, शतरंगी धनुष की तरह आकृति होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दो जो मिरर्स हैं एक दूसरे 90 डिग्री पर रखे हैं, बीच में सिक्का रख दिया हमने, तो इस वाले मिरर में देखो 2 आकृतियां बन रही है। एक तो इस मिरर की इमेज बन रही है, और दूसरी एक और इस मिरर में इमेज बन रही है, वो है इस वाले जो सामने वाला जो मिरर है उसकी इमेज। तो हर एक मिरर में 2 सिक्के दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार कैलेडोस्कोप में होता है, बहुत से हम जो मिरर्स होते हैं एंगल्स पर रख देते हैं, और हर एक मिरर में 2-2 3-3 4-4 पैटर्न्स हमें नजर आते हैं, बहुत सी इमेजेस बनती हैं। आंख के बारे में पढ़ते हैं हम। यहां से हमारी स्टार्ट होती आई। तो सबसे पहले आई हमारी स्फेरिकल होती है, पता है, और जो द आउटर कोट ऑफ आई इज वाइट, जो बाहर से हमें सफेद सफेद आंख का भाग दिखाई देता है, वो क्या होता है, वो काम करता है आई को प्रोटेक्ट करने का, ताकि जो इंटीरियर है, लेंस है, हमारे इंटीरियर रेटिना है, वो सुरक्षित रहे। अंदर के जो भाग है, जो कॉर्निया है ना, जो सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं आंख के, उसको कॉर्निया कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, और यह शेप करता है, प्रोटेक्ट करता है अंदर के भागों को। कॉर्निया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। कॉर्निया क्या होता है, सफेद आंख का जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं आंख में सफेद भाग के बीच में एक काला काला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, आयरिश। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरिश। फिर इसके बाद एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको हम आयरिश कहते हैं। जो काला भाग है हमारी आंख में उसको आयरिश कहा जाता है। इन द आयरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पुपिल। और आयरिस में क्या होता है, पुपिल भी होती है, एक पुतली होती है जिसको हम कहते हैं। द साइज ऑफ द पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय आयरिस। और जो पुपिल है ना, जो पुतली है आंख की, वो कैसे कंट्रोल होती है, आयरिस के द्वारा। आयरिस क्या था, डार्क मसल्स थी। द आयरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई which gives its distinctive color. When we say that a person has green eyes, we refer actually to the color of iris. ये जो iris है, एक कॉर्निया है, सफेद वाला भाग, ये iris है, और बीच में पुपिल है। हम जो कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, कुछ भी हम आंखों में ऐसे लेंसेज लगाते हैं जो हमारी आंखों को रंगीन बना दें, वो हम क्या करते हैं, लेंसों को आयरिस पे ही लगाते हैं। ठीक है, आयरिस से ही हमें अलग अलग डिस्टिंक्टिव कलर आईज को मिलते हैं। द आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। और जो आयरिस है वो कंट्रोल करता है। देखो आयरिस के क्या क्या काम है। आयरिस तो पुपिल की साइज को छोटा बड़ा करेगा। आयरिस हमारी आंख को अलग अलग रंग दे सकता है। किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की हल्की सी नीली आंखें होती हैं, हरी आंखें होती हैं। तो अलग अलग लेंसेज का प्रयोग हम आयरिस के ऊपर करते हैं, जिससे हमारे आंखों का रंग बदल जाता है। और आयरिस क्या करती है, जो लाइट कितनी इंटर करनी चाहिए आंख में वो भी डिसाइड करती है। और छोटी बड़ी आंख, हमारी पुपिल जो है वो छोटी बड़ी होती रहती है। तो एक छोटा सा रफ डायग्राम है। रेटिना यहाँ पे होती है, ऑप्टिक नर्व्स ये हैं, कॉर्निया सफेद वाला भाग है, आयरिस काला वाला भाग है, सिलेरी मसल्स होती हैं, लेंस है, और इसके आगे पुपिल है। जो पुतली है उसके पीछे लेंस होता है। आगे देखते हैं। बिहाइंड द पुपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। और जो लेंस होता है, जो पुतली है उसके पीछे होता है। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ आई, अ लेयर कॉल्ड रेटिना। और जो लेंस के थ्रू ही रेटिना के ऊपर हमारी आंख में सबसे पहले जो पुपिल है उसके ऊपर कोई भी इमेज आई, और पुपिल के थ्रू
वो लेंस तक पहुंचेगी और लेंस इमेज को बनाएगा रेटिना पे। रेटिना में दो प्रकार की नर्व सेल्स होती हैं, बहुत सी नर्व सेल्स होती हैं, और यही जो नर्व सेल्स हैं वो दिमाग तक, माइंड तक उस इमेज को लेके जाती हैं और हमें आकृति दिखाई देती है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। और जो नर्व सेल्स हैं रेटिना में वो दिमाग तक वो सारी जानकारी पहुंचाती हैं इमेज की, और हम किसी वस्तु की आकृति को देख पाते हैं। दो तरह की सेल्स होती हैं हमारी आंख में, एक तो है कोन्स और दूसरी रॉड्स। कोन्स ब्राइट कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं और जो रॉड्स हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, और कोन्स ही है जो जिससे हम कलर सेंस कर पाते हैं। ठीक है, यदि किसी की आंख की ये वाली जो सेल्स काम नहीं कर रही हैं तो उसको कलर्स नहीं दिखते हैं। कोन्स और रॉड्स, कोन्स क्या करती हैं, ब्राइट लाइट, और जो रॉड्स हैं वो डिम लाइट को सेंसिटिव करते हैं। आगे देखते हैं, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। जो भी ऑप्टिक नर्व और रेटिना में जंक्शन होता है, जहां पे भी जो ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना मिलती हैं, अभी हमने आंख में देखा था, यहां से ऑप्टिक नर्व और रेटिना, यहां पे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot, that is called a blind spot। ठीक है, वहां पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं और वहां पर कोई भी विजन नहीं बनता है, दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। और जो रेटिना है उससे कोई भी जो इमेज, उस पर जो इमेज की जो जानकारी आती है, जो भी इमेज वो कैप्चर करता है हमारा रेटिना, तुरंत उससे वैनिश नहीं होता, तुरंत गायब नहीं होता, वहां पे 1/16 सेकेंड के लिए रुकता है वो इमेज। और यदि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो भी इमेजेस हैं, यदि हमारी आंखों के सामने 16 पर सेकेंड, मतलब 16 इमेजेस से ज़्यादा हमारी आंखों पर लगातार आ रही हैं, तब हमें लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। तब हमें लगता है कि देखो, जो कार्टून्स होते हैं ना, कार्टून्स में क्या होते हैं, इमेजेस ही होती हैं, एक ऐसी इमेजेस, फिर दूसरी इमेजेस, फिर तीसरी इमेजेस, उन इमेजेस को हमारी आंख के सामने से गुजारा जाता है। 16 से ज़्यादा इमेजेस एक सेकंड में हमारी आंख के सामने से गुजरनी चाहिए, तब हमें लगता है कि यार जो इमेजेस हैं वो इमेज नहीं है, वो एक वीडियो चल रहा है। तो इस प्रकार कार्टून्स और वीडियो गेम्स में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारी आंख में प्रॉपर्टी होती है कि वह किसी भी इमेज को तुरंत नहीं ख़त्म कर देती है। वहाँ पर हमारी जो रेटिना पर कोई भी इमेज 1/16 सेकेंड के लिए रहती है। फिर बहुत सी इमेजेस यदि हमारी आंख पर लगातार एक सेकेंड में 16 या 17 इमेजेस हमारी आंख के सामने से गुजर रही हैं, तो हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। इस प्रकार कार्टून्स की जो वीडियोस होती हैं वो बनाई जाती हैं। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स ऑफ इम्प्रॉपर सीक्वेंस। इन प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है कि जो मूवीज जो हम देख रहे हैं उनमें पिक्चर्स ही होती हैं, उसमें चित्र ही हैं जो हमारी आंख के सामने बहुत जल्दी जल्दी गुजरते हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकंड। 16 से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 24 पिक्चर्स हर एक सेकंड में हमारी आंख के सामने से गुजर रही है, तो हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आगे देखते हैं, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अपनी आंख से कोई भी चीज़ दूर रखे, पुस्तक रखी, मोबाइल रखे, तब आप मोस्ट कंफर्टेबल पढ़ सकते हैं, मोस्ट कंफर्टेबली। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड आई शेड बिकम्स फॉगी। हमारी बुढ़ापे में आंखें, जब वृद्धावस्था होती है तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। होता क्या है कि हमारे जो आंख में लेंस होता है, लेंस कहाँ पे होता है, पुपिल के पीछे वो लेंस होते हैं, वो क्लाउडी हो जाता है, उसमें हल्का हल्का सफेद सफेद सी एक लेयर सी जमा हो जाती है। व्हेन इट हैपेंस पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट। तो तब कहा जाता है कि उनको मोतियां हो गया, आंख की जो पुपिल है उसके सामने हल्की सी सफेदी सी आ जाती है। तब हमें क्या करना चाहिए, उसका एक छोटा ऑपरेशन होता है, उस हम जो क्लाउडी लेयर है उसको हटा देते हैं और जो लेंस है वो फिर से नया हो जाता है। इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए। और हमें कैटरैक्ट से बचना है, आंखों को अच्छा रखना है, तो विटामिन ए की सारी चीज़ें खानी है, गाजरें खानी है, हमें ब्रोकली खानी है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक खानी है, एंड कोल्ड लिवर ऑयल। विटामिन ए में जो
ज़्यादा रिच होता है, वो सारी चीज़ें खानी है, हमें एग्स खानी है, हमें मिल्क पीना है, हमें कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन ए। तो हमें कैटरैक्ट और आंखों की तंदुरुस्ती के लिए सारी चीज़ों को सेवन करना है। अब हम जानते हैं नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ लोग की जो दृष्टि होती है, कुछ लोगों का विजन बहुत कमजोर होता है, कुछ लोग दृष्टिगत विकलांग होते हैं, दृष्टिगत दिव्यांग होते हैं। तो क्या किया जाता है, उनको नॉन ऑप्टिकल सेट दी जाती है। नॉन ऑप्टिकल सेट्स में क्या है, जो भी विजुअल एड्स हैं, ठीक है, विजुअल एड्स में क्या होता है कि कोई चीज़ को बहुत बड़ा दिखाते हैं हम, बहुत जूम करके, तब उसको देखने लगेगा। टेक्सचुअल एड होती हैं कि उसको यदि अच्छा से नहीं दिख पा रहा है किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को, तो उसको टच करके वो फील कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो नॉन ऑप्टिकल साइड में विजुअल एड्स आती हैं, टेक्सचुअल एड्स आती हैं यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स आती हैं कि उसको सुनाया जाए यदि वो देख नहीं पा रहा है तो, और इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी आ जाती हैं। विजुअल एड्स में क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, वर्ड्स को बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, और लाइट की सेंसिटिविटी को हम सुइटेबल बनाते हैं, मटेरियल को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि वो देख पाए। नॉन ऑप्टिकल एड्स में तीन चीज़ें आती हैं, विजुअल और ऑडिटरी और टेक्चुअल, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी होती हैं। टेक्चुअल एड्स में क्या होता है, जैसे ब्रेल राइटर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, वो उसमें अपनी उंगलियों से टच कर करके सारे नोट्स पढ़ सकता है। इस प्रकार और उसके लिए रीडिंग और राइटिंग संभव हो जाती है। ऑडिटरी एड्स में क्या होते हैं कि हम कैसेट के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, टॉकिंग बुक्स के माध्यम से और कुछ अन्य डिवाइसेस के माध्यम से उसको जानकारी प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में क्या होता है, कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स आर आल्सो अवेलेबल परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में कैलकुलेटर या कंप्यूटर बच्चों को दिए जाए और उनको इस प्रकार समायोजित किया जाए ताकि उन्हें इनका अभ्यास हो जाए चलाने का और वो आसानी से चला पाए। तब भी यदि फिर भी वो विजुअली चैलेंज है, फिर भी अपना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ऑप्टिकल एड्स में क्या होते हैं कि हम उसमें वो जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो भी बालक हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको बाइफोकल लेंसेज का यूज कराएं, उनको कॉन्टेक्ट लेंस का यूज कराएं, उनको टिंटेड ग्लास लेंसेज का यूज कराएं, मैग्नीफायर्स का यूज कराएं, टेलीस्कोप एड्स का यूज कराएं, जिससे वो जो दृष्टिगत दोष वाले विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, या और भी कोई जो व्यक्ति है, वो चीज़ें देख पाए। तो किस तरह से हम दृष्टिगत दिव्यांग बालकों की मदद कर पाएंगे, उनको ऑडिटरी एड्स दें, उनको विजुअली एड्स दें, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग कराया जाए, उनको टेक्सचुअल एड्स दी जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ब्रेल सिस्टम। तो लुइस ब्रेल ने इसको इजाद किया था। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वाज ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। लुइस ब्रेल को खुद भी दिखाई नहीं देता था, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए और इसको 1821 में पब्लिश किया। ब्रेल सिस्टम क्या है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इन ब्रेल। इसमें क्या होता है कि हम एक पैड होता है, उस पर तरह तरह के डॉट्स और लाइन्स उभारते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932। देयर इज अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटिफिकेशन। मैथमेटिक्स के लिए इसकी यूज किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशंस के लिए इसकी यूज किया जाता है। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। जैसे सी लिखना है, 2 डॉट रहेंगे, 2 नीचे लाइन्स रहेंगे, 2 नीचे लाइन्स। जैसे यदि आप अपने हाथों से टच करके देख पाओगे कि ये सी है, ये ए के लिए अलग नोटेशंस होते हैं। तो टी यदि तीनों एक साथ हैं तो कैट है, बिल्ली हो गई। इस प्रकार वो पढ़ाई करते हैं। सो ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। जो ब्रेल टेक्स्ट है, या तो उनको आप हाथ से उनको उभार के बनाओ या मशीन से बनाओ। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। और ब्रेल सिस्टम में कुछ अब टाइपराइटर भी डेवलप हो गए हैं, कुछ प्रिंटिंग मशीन भी ब्रेल सिस्टम का यूज करती हैं, वो डेवलप हो गए, जिससे दिव्यांग बालक इनका भी यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट।